हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? मस्त होंगे, चकाचक होंगे और जैसा मैं पढ़ाते जा रहा हूँ वैसे आप पढ़ते चल रहे होंगे और अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे। सो दो ही चीज़ की बेसिक मेरी डिमांड होती है कि मेरे पढ़ाने के बाद नोट्स अच्छे से बनाओ, उसको थॉरो रिवाइज करो और क्योंकि इनऑर्गेनिक का चैप्टर चल रहा है तो अपनी एनसीईआरटी को भी साथ ही साथ रिवाइज करते चलो। देखो बीच में मक्खियाँ पता नहीं कहाँ से आ गई, तो रिवाइज करते चलो। सो इसी के साथ आपने ये इतना सा किया होगा काम और लेक्चर 1 से लेक्चर 7 तक अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करके लेक्चर 8 को आप देख रहे होंगे। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जब भी आप मेरा लेक्चर देखें पेन कॉपी लेकर बैठें, क्योंकि एक स्टूडियस एनवायरनमेंट में बैठने से ही फोकस बनता है एंड उसी फोकस के साथ आज के टॉपिक के अंदर 100% दिमाग लगा के समझना है। क्योंकि अगर एक भी बात अगर आपने इधर उधर ध्यान भटकाने के चक्कर में मिस कर दी तो आगे की चीजें आपसे कॉन्सेप्चुअली वीक होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो अपने आप को कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज का कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज के कंटेंट के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे एंड सब दो टर्म है। एक शील्डिंग इफेक्ट है जिसको हम शील्डिंग पावर भी कहते हैं और दूसरा हमारा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये दोनों चीजें लगभग लगभग हैंड इन हैंड चलती हैं। समझ में आई बात? तो आपको एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये कैसे बिहेवियर है और एक दूसरे से रिलेटेबल है। तो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में बदलाव आता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के रेस्पेक्ट में शील्डिंग के बारे में आप जज कर सकते हो। तो कैसे ये दोनों एक दूसरे के को साथ में कॉम्प्रिहेंड करते हुए आपको क्या समझाने की कोशिश या इनके रेस्पेक्ट में आपको क्या चीजें देखनी आनी चाहिए, वो आपको यहाँ पर आज समझने को और देखने को सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आप मान लो कि आपके पास कोई भी एक लेट सपोज मैं बोल रहा हूं, ये हो गया एक आ, मैं थोड़ा इम्प्रूवमेंट, ये हो गया दूसरा। ठीक है, उसके बाद अपन बनाए, एक बनाते हैं तीसरा। एक मिनट, चलो डन। ठीक है, तो ये आपके पास मान लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम मैंने बनाया जिसके सेंटर में कौन है बेटा? न्यूक्लियस है। सेंटर में कौन है? न्यूक्लियस है। और इन्हीं के अंदर आप लेट सपोज मैं बोलूं तो मेरे पास जो पहला ऑर्बिट है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? दो ऑर्बिट। दूसरा वाला जो है इसमें कितने रहेंगे? दो, आपके आठ। दूसरे में कितने रहते हैं? आठ होंगे कि नहीं? और लेट सपोज तीसरे में अगेन मेरे पास कितने हैं? तीसरे में मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन है बेटा। कितने इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। तो ये आपके पास न्यूक्लियस है। तो आपको पहली चीज ये ध्यान में रखनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को होल्ड न्यूक्लियस रखता है, कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो उसी एटम का हिस्सा बना रहे। इस चीज का जिम्मेदारी किस पे होती है? न्यूक्लियस पर होती है। अब न्यूक्लियस कैसे होल्ड करता है? न्यूक्लियस पे जिम्मेदारी क्यों दी गई? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? प्रोटॉन होता है और इस प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और यही जो किसी भी प्रोटॉन का जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है किसी भी एटम के अंदर, वो आपका होता है प्लस Ze। और इसी को कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। क्या कहते हैं बेटा? इसी को कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो इसी न्यूक्लियर चार्ज की हेल्प से ये न्यूक्लियस सारे इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए क्या करेगा? लायबल है। डन। अब ध्यान से समझना कि ये तो इसका मतलब ये जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये आपके ऐसे हर इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने के लिए ऐसे चारों दिशाओं में क्या है? फैला हुआ है। ठीक है, और हर इलेक्ट्रॉन इससे क्या है? अट्रैक्टेड फील है कि अट्रैक्ट हो रखा है कि नहीं रखा, और इस तरीके से इसने पूरा जकड़ रखा है। अब पॉइंट ये होता है कि लेट सपोज कि मेरे ये जो Z इफेक्टिव है, ठीक है, ये जो Z इफेक्टिव है इसको लेकर जब मैं, जो मेरा पहला ऑर्बिट है, पहले ऑर्बिट के पास पहले इलेक्ट्रॉन के पास में पहुंचा। ठीक है, तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जैसे आपकी एक वाइफ बेटा
और उसके साथ अगर एक बंदे ने बहुत सारी शादियां कर रखी हो तो उसकी जो बहुत सारी वाइफ है वो आपस में क्या कहलाएंगी, सौतन। तो जैसे एक सौतन कभी किसी दूसरे सौतन को पसंद नहीं कर सकती, वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को पसंद नहीं कर सकता, उसके पास आते ही नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपेल मारेगा। तो जैसे ही, ठीक है, जेड इफेक्टिव जो मेरा न्यूक्लियर चार्ज है, जैसे ही मैं सारा न्यूक्लियर चार्ज लेकर पहले ऑर्बिट में पहले इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचता हूं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस पूरे जाल बुनने में लग जाता है। ये क्या करता है, एक जाल बनाता है जिससे मेरा जो सारा का सारा न्यूक्लियर चार्ज उस एटम का है वो वहीं पर ही रुक जाए, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है उसको ना मिल पाए। तो आपका क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये यही न्यूक्लियस के चार्ज को अपने से आगे जाने के लिए, जाने से रोक रहा है कि नहीं रोक रहा। तो यही इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी कि न्यूक्लियर चार्ज को क्या करे, शील्ड करे, जिससे वो आने वाले नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर चार्ज ना मिल पाए, यही उसकी क्या कहलाती है, शील्डिंग इफेक्ट। क्या कहलाती है, शील्डिंग इफेक्ट। तो यही जो जाल बनाता है यही क्या कहलाता है, उसका शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। आ गई बात समझ में कि नहीं आई, पक्की बात है। अब इसी शील्डिंग के चक्कर में क्या हुआ भाई, अब अगर मान लो मैं न्यूक्लियर चार्ज लेके चला, अब मुझे इसकी नीयत समझ में आ गई कि भाई ये बंदा क्या चाहता है, 100% न्यूक्लियर चार्ज मुझे ही मिले, आगे आने वाले इलेक्ट्रॉन को ना मिल पाए। तो ये किस लिए जाल बनाया, और इस जाल के अंदर ये क्या डिफरेंट अच्छी तरीके से शील्ड करने की मुझे कोशिश कर रहा है कि मैं यहीं रुक जाऊं। बट अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को संभालना है, बहुत सही का इंसान बहुत सारी शादियां कर सकता है, तो इस इलेक्ट्रॉन से दूसरे, एक घर से दूसरे घर जाने में उसको इतना तो टैलेंट उसके पास है ही। तो क्या होता है कि यही जो टोटल न्यूक्लियर चार्ज होता है, इस टोटल में से सम परसेंट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज वो क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन पे खर्च कर देता है, और रिमेनिंग, और इसी तरीके से शील्डिंग इफेक्ट को पार करते हुए रिमेनिंग न्यूक्लियर चार्ज के साथ सेकंड इलेक्ट्रॉन पर पहुंचता है। अब ये जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है ये क्या चाहेगा कि यही न्यूक्लियस का जो भी बचा कुचा प्यार, भाई वैसे तो निकला तो घर से 100 रुपए लेके, ठीक है, और मेरे पास पहुंचते पहुंचते 80 रह गए, दिमाग के उसने कहा भाई ये 80 मेरे ही हैं पूरे, आगे मैं किसी और में बंटवारा नहीं होने दूंगी। ठीक है, बीवी ऐसे प्लान बना रही है, बट अगेन वो भूल गई कि अगर मैं उसके रहते हुए वो तीसरी बीवी ला सकता है तो उससे भी कैसे ना कैसे पार पाके चला जाएगा। तो ये रिमेनिंग न्यूक्लियर चार्ज से जो सेकंड इलेक्ट्रॉन होल्ड हुआ हुआ है, अगेन ये क्या बनेगा, ये जाल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये एक ऐसा जाल बनाएगा जिससे ये सारा न्यूक्लियर चार्ज वो सोच रहा है यहीं पर रह जाए, आगे ना जा पाए। बट अगर इंसान तीसरी शादी कर सकता है तो यहां तक पहुंचना कैसे, ये भी उसको आता है कि नहीं। तो अगेन वो क्या करता है, जैसे तैसे जो रिमेनिंग न्यूक्लियर चार्ज में से भी सम परसेंटेज यहां पर क्या हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है, और उस रिमेनिंग का भी रिमेनिंग इसको मिलता है कि नहीं मिलता है, फिर से रिमेनिंग न्यूक्लियर चार्ज इसको मिला कि नहीं मिला। इसका मतलब क्या हो रहा है, शील्डिंग की वजह से, अगर आप देखोगे शील्डिंग के वजह से टोटल न्यूक्लियर चार्ज is getting distributed among all इलेक्ट्रॉन। बट अब नॉर्मल सी बात है भाई, बीवी ने भी अगर इतनी, अगर वो जाल बुन रही है और वो रोकना चाहती तो कुछ हद तक तो वो भी जीतेगी। तो इसीलिए क्या होता है, इनमें एक तरीके से समझौता भी आप मान सकते हो गया कि जितना उसको चाहिए रुक के, जितना उसको समझाने बुझाने के लिए उतना खर्चा उस पर करके वो आगे जाता है। तो इसी को हम अगर अपने टेक्निकल भाषा में बोलूं तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि शील्डिंग की वजह से टोटल न्यूक्लियर चार्ज इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, और जितनी उनको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उनको वो न्यूक्लियर चार्ज मिलता चला जाता है। तो उनको उनके हिस्से का न्यूक्लियर चार्ज मिल गया, वो उस एटम के अंदर रुके रह गए, और अपने से आने वाले हर इलेक्ट्रॉन को, उनकी जो अंदर की इच्छा थी कि मेरा पति एक सौतन से दूसरे सौतन के, एक सौतन को क्या चाहिए कि मैं पूरी जोर जी जान लगा दूं कि मेरा पति एक घर से दूसरे घर ना जा पाए, वो जाल भी बुनने में, वो जाल भी बुन रही है कि नहीं बुन रही। अब ये जाल कितना ताकतवर है या जाल कितना स्ट्रांग है कितना वीक है, इससे इस बात पे डिपेंड पड़ेगा आगे चल के कि जो रिमेनिंग न्यूक्लियर चार्ज आपको आगे पहुंच रहा है वो
जितना पहुंचना चाहिए था उतना है या उससे कम पहुंच रहा है। समझ में आया? तो अभी आपको शील्डिंग इफेक्ट के बारे में समझ में आया कि नहीं आया? और इस शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो टोटल न्यूक्लियर चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सारे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, एंड इट इज नोन एज, और इसी को हम कहते हैं, इट इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसी को क्या कहते हैं बेटा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, क्योंकि ये वो न्यूक्लियर चार्ज है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को रोक के रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका मतलब हर इलेक्ट्रॉन को अपने हिस्से का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मिलता है आफ्टर गेटिंग शील्डेड फ्रॉम देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन्स। आ गई बात समझ में? वेरी गुड। नाउ अब आपका यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए? आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज को समझने का इस तरीके से होना चाहिए कि जब भी Z इफेक्टिव की बात होती है तो Z इफेक्टिव इज ऑलवेज, वैसे तो हर इलेक्ट्रॉन के लिए उसका Z इफेक्टिव होता है, बट कहा यह जाता है कि किसी भी एलिमेंट के पास लेट सपोज अगर टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मैंने आखिरी इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है तो अंदर के तो सारे मेरे कंट्रोल में ही होंगे कि नहीं। इसीलिए जब भी Z इफेक्टिव के रेफरेंस में बात होती है तो Z इफेक्टिव इज ऑलवेज टेकन विद रिस्पेक्ट टू लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो हम जब भी Z इफेक्टिव की बात करेंगे तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि हम लास्ट इलेक्ट्रॉन पे हमारी न्यूक्लियस की पकड़ कैसी है, न्यूक्लियस का होल्ड कैसा है, उसको बात कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? पक्की बात? वेरी गुड। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये होना चाहिए। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए कि Z इफेक्टिव ऑन लास्ट इलेक्ट्रॉन, भाई जितना रिमेनिंग न्यूक्लियर चार्ज शील्ड होने के बाद पहुंचना चाहिए उस न्यूक्लियर चार्ज के अमाउंट में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों हो सकता है। इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो अंदर रहने वाले इलेक्ट्रॉन जाल बना रहे हैं ये जाल कितना ताकतवर है। अगर लेट सपोज ये जाल बहुत ताकतवर है तो जितना न्यूक्लियस ने सोचा है कि यार इतने में से इलेक्ट्रॉन को मना लूंगा, शायद उससे ज्यादा खर्चा वहां पे करना पड़ रहा हो आगे जाने के लिए। यू नेवर नो, भाई बीवी कब क्या रंग खेल ले। तो इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू बीवी, और ये मान लो जो हमारा न्यूक्लियस है वो एक पति है जिसकी बहुत सारी बीवी हैं। तो Z इफेक्टिव ऑन लास्ट इलेक्ट्रॉन में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन शील्डिंग गेटिंग फ्रॉम लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो आखिरी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितना ज्यादा शील्ड कर रहे हैं इस बात पर डिपेंड करेगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन को जो Z इफेक्टिव मिलना चाहिए वो उसके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है। इसका मतलब क्या सारे इलेक्ट्रॉन एक जैसा शील्ड नहीं करते? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। इसका मतलब अगर आपकी जाल की ताकत डिपेंड करेगी कि आखिरी इलेक्ट्रॉन पे जो पकड़ है वो कितनी मजबूत है या कितनी ढीली, इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन जो आखिरी के इलेक्ट्रॉन है आखिर इनर शेल में रहने वाले, शील्डिंग गेटिंग फ्रॉम लास्ट इलेक्ट्रॉन, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इनर शेल। तो इनर शेल में जो रह रहे हैं, आगे बात समझ में? तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये जो इनर शेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन है इनमें से कौन सा शेल कितनी ज्यादा ताकतवर ताकतवर जाल बुन रहा है, कितनी ज्यादा प्रोटेक्टिव शील्डिंग कर रहा है। क्योंकि अगर शील्डिंग बहुत प्रोटेक्टिव होगी तो ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उसी घर में एब्जॉर्ब हो जाएगा और लीस्ट न्यूक्लियर चार्ज ही आगे पहुंच पाएगा। उस केस में आखिरी इलेक्ट्रॉन पे Z इफेक्टिव जितना मिलना चाहिए उससे कम मिल रहा है तो हम बोलेंगे Z इफेक्टिव डिक्रीज हो गया। बट अगर इनर शेल वाला इलेक्ट्रॉन पुअर शील्डिंग कर रहा है, उसमें उतनी उसके जाल जो उसमें बुना है रोक के रखने के लिए न्यूक्लियर चार्ज को, अगर वो उतना ताकतवर नहीं है तो थोड़ा बहुत ही मैंने वहां पे क्या किया, अपना न्यूक्लियर चार्ज खर्च किया और मैक्सिमम न्यूक्लियर चार्ज के साथ मैं आखिरी इलेक्ट्रॉन तक पहुंच गया। तो जितना मिलना चाहिए अगर उससे ज्यादा मिल रहा है तो Z इफेक्टिव लास्ट इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाएगा। आ गई बात समझ में? तो इसीलिए शील्डिंग इफेक्ट या शील्डिंग पावर आपको हर घर की पता होना बहुत जरूरी है। तो हमने देखा मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 घर में पाए जाते हैं, एक S घर में, एक P घर में, एक D वाले घर में और एक F वाले घर में। तो शील्डिंग पावर की अगर मैं बात करूं तो S वाला घर हमेशा बहुत ताकतवर शील्डिंग करता है, उसके बाद P वाले करते हैं, फिर D वाले और फिर F वाले। मतलब अगर सिंपल सी अगर मैं आपको बात बोलना चाहूं, ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि लेट सपोज कि आपके पास ये एक S वाला सबशेल है और इसके पीछे आ रहा है आपके पास एक P सबशेल, मतलब P वाला इलेक्ट्रॉन, इसमें S इलेक्ट्रॉन रह रहा है। लेट सपोज ये आपका हो गया 2s2
और ये लेट सपोज हो गया आपका 2p1। तो आपको क्या मालूम है, ये जो 2s वाला है ये इस 2p इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शील्ड करेगा कि नहीं करेगा। अब क्योंकि हमें मालूम है s वाले सबसे अच्छी शील्ड करते हैं, तो इस पे जो z इफेक्टिव होगा वो आपका किसी भी प्रकार से इंक्रीज होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, z इफेक्टिव जितना मिलना चाहिए उतना ही मिलेगा। z इफेक्टिव डू नॉट इंक्रीज एज s सबशेल डज बेटर शील्डिंग। और जब भी z इफेक्टिव की बात होती है जनरली इंक्रीमेंट के फॉर्म में ही अपन देखते हैं। तो अगर s सबशेल मेरे आगे पड़ गया तो मतलब मेरे को जितना z इफेक्टिव मिलना चाहिए नॉर्मली उतना ही मिल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा वेरिएशन नहीं आ रहा है जिसको मुझे पकड़ना है। तो अगर s सबशेल मेरे आगे आ रहा है, z इफेक्टिव डू नॉट इंक्रीज, z इफेक्टिव किसी भी तरह से नहीं बढ़ेगा। बट लेट सपोज आप रह रहे हो, लेट सपोज मैं बोलूं 3d10 और ये आया 4p1 लेट सपोज। अब 3d10 तो हम क्या जानते हैं कि जो d वाले सबशेल हैं इनकी शील्डिंग करने की ताकत उतनी ज्यादा नहीं होती है। तो ये क्या करेंगे, पुअर शील्डिंग। इस पुअर शील्डिंग की वजह से अब देखो इस लास्ट इलेक्ट्रॉन को इसके हिसाब से शील्ड, जो एक नॉर्मल शील्डिंग के शील्ड होते होते जो z इफेक्टिव इस पे लग रहा था वो तो लग ही रहा है, बट इस पुअर शील्डिंग की वजह से इसको एक्स्ट्रा z इफेक्टिव और मिल गया। तो अगर मैं देखूं कि जितना z इफेक्टिव मिल रहा था मिल ही रहा था, बट पुअर शील्डिंग की वजह से और थोड़ा एक्स्ट्रा z इफेक्टिव मिल गया, इसका मतलब ओवरऑल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पे बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। और इसके बढ़ने से या घटने से क्या वेरिएशन आएगा वो आगे जो टॉपिक जिस रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं वहां पर अपन को उसको अप्लाई करके आंसर करना रहता है। बट हमारा शील्डिंग पावर s का सबसे ज्यादा, फिर p, फिर d, फिर f। शील्डिंग का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि पीछे रहने वाले इलेक्ट्रॉन हमेशा अपने अंदर रहने वाले इलेक्ट्रॉन से क्या पाते हैं, शील्डिंग पाते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उनको जो रिमेनिंग न्यूक्लियर चार्ज मिल रहा होता है वो उसका उनका पर्टिकुलर z इफेक्टिव कहलाता है। z इफेक्टिव की जनरली जब भी हम बात करते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू लास्ट इलेक्ट्रॉन होती है, और यही उस लास्ट इलेक्ट्रॉन से पहले जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन है वो कितनी ज्यादा अच्छी शील्डिंग या कितनी बुरी शील्डिंग कर रहा है, वो इस बात से इस चीज को डिसाइड किया जाएगा कि जो z इफेक्टिव है आखिरी इलेक्ट्रॉन पे वो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो शील्डिंग और z इफेक्टिव हैंड इन हैंड कैसे आप कंपेयर करके आने वाले फ्यूचर टॉपिक्स में अपने आंसर्स के अंदर यूज करोगे वो हम सीखेंगे आगे चल के। बट अभी के लिए शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग पावर क्या होती है, z इफेक्टिव क्या होता है, आई होप वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आया समझ में कि नहीं आया, कोई डाउट यहाँ तक? एकदम आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश करी है। तो अगर ये दोनों टर्म्स आपको समझ में आ गए तो प्लीज इनको एक बार और वापस से वीडियो देखना, क्योंकि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि फिर भी कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आई, आप कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि ये टॉपिक एक बार में समझ में आने वाले नहीं होते, थोड़ा सा एफर्ट इसमें एक्स्ट्रा डालना पड़ता है। सो टिल देन फटाफट से ये दोनों टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लो, प्रॉपर नोट्स बना लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जहां इनकी एप्लीकेशंस देखेंगे, इनके वेरिएशन से कैसे उन कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्क आएगा और इनको यूटिलाइज, इन कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज कैसे करना, इनकी प्रैक्टिकलिटी कहां पर, एप्लीकेशन कहां है, उन सारी चीजों को अपन देखेंगे। सो टिल देन फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और स्टे ट्यून, और इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए। एट लास्ट थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।